दूसरे कल्चर्स में या दूसरे ट्रेडिशंस रिलीजन्स में मैरिज क्या ये भेड़ चाल नहीं? किस तरह की? मतलब कि जैसा रिचुअल है उस रिचुअल पे हम लोग चलते रहते हैं, मतलब ये जो कट्टर पिताजी होते हैं। हाँ देखो, वो मैं फिर वही कह रही हूँ, मैं तो हमेशा से ट्रेडिशन और माइंडसेट्स के खिलाफ हूँ। ओके। क्योंकि रूल्स आप आज की सोसाइटी के हिसाब से रूल्स को भी इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। पहले सोसाइटी को उस समय वो सोसाइटी की ज़रूरत थी क्योंकि सोसाइटी वाज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द लेबर द काइंड। जैसे ब्राह्मण थे तो उनका काम पढ़ना या वेद पुराण को देखना, पूजा वगैरह कराना था। क्षत्रिय थे तो उनका काम एग्रीकल्चर या वॉर्स में जाना था। आजकल सोसाइटी इज चेंजिंग, तो हमारे उस हिसाब से जो सोसाइटी के कल्चर्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अपने अभी अरेंज मैरिजेस के बारे में होता है, तो अब कुछ लव मैरिज के बारे में बात करी जाए कि लव मैरिज आपके पर्सपेक्टिव में क्या है? कि मैंने आपसे बताया कि लव तो शादी में बहुत बाद में आता है, चाहे वो अरेंज्ड हो चाहे अपनी पसंद का मैच ढूंढ रखा हो। जिसको हम आम भाषा में लव मैरिज कह रहे हैं, वो बेसिकली लड़का लड़की खुद से आपस में चुनाव कर रहे हैं, और चुनाव किस स्थिति में, किस मनोस्थिति के साथ कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि शादी चलाने की उनकी कैपेसिटी कितनी होगी। राइट। तो जब अभी हमने यही बात की कि 18-19 में आप वो पिक्चरों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, रोमांटिक गानों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, इसके अलावा टिकटॉक से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और आप उसी को प्यार समझते हैं। तो आप लस्ट, डिज़ायर, प्यार, मोहब्बत, इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करने की कैपेसिटी नहीं रखते। तो शादी की बात कैसे आ जाती है कैपेसिटी? शादी की बात भी आप ये देखिए, इस तरह की शादियां फिर कहाँ चल पा रही हैं? वो भी इंस्टेंट 1 मिनट की रील की तरह ही है। बिल्कुल सही बात है। अभी आई और अभी चली भी गई। डॉक्टर आरती, जैसे कि अभी हम लोग आपसे कुछ सवाल जवाब कर रहे थे, तो पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है, तो मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि जो आजकल का सिनेरियो, उस सिनेरियो के अंदर लड़कियों की क्या मनोअवस्था है, क्या स्थिति है, क्या पर्सपेक्टिव है आजकल की मैरिजेस को लेकर? करंटली अगर हम बात करें वेंकटेश, तो वुमेन आर इन 3 टाइप्स ऑफ मैरिजेस। तीनों में से कोई ना कोई एक तरह का उन पे अप्लाई करता है। बहुत सारी गर्ल्स जो कि अभी भी रूरल इंडिया में रहती हैं, उनकी शादी 18 से 20 साल के अंदर कर दी जाती है। तो मैरिज एक ऐसी चीज़ है जो उनका लाइफ लॉन्ग ऑक्यूपेशन बनता है, और उसी के हिसाब से उनकी ग्रूमिंग की जाती है। तो उनका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होता है, उनके मैरिज के अंदर रूल्स बिल्कुल डिफाइंड होते हैं, और ये मैरिज सर्वाइवल की मैरिज होती है, जिसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे से सोशियो इकोनॉमिक सेक्सुअल बेनिफिट डिराइव करते हैं। तो ऐसे वाली मैरिजेस में अब्यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बट क्लैश होने के चांसेस थोड़े कम इसलिए रहते हैं क्योंकि दोनों पार्टीज़ को एक सेट माइंडसेट बताया जाता है, और दोनों पार्टीज़ उसी के हिसाब से बिहेव करती हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटीमेसी तो नहीं रहती है ऐसी मैरिजेस में। मैं सभी की बात नहीं करूँगी, इट डजंट अप्लाई टू ऑल कपल्स, बट क्योंकि एक ढांचा प्री प्रिस्क्राइब्ड है और सारा घर उसी के हिसाब से वर्क कर रहा होता है, तो दीज आर ईजियर मैरिजेस टू नेगोशिएट। फिर एक क्लास ऑफ मैरिजेस है जिसमें गर्ल्स वर्किंग प्रोफेशनल फैमिलीज से आ रही हैं, और जो उनके पार्टनर्स हैं वो भी प्रोफेशनल फैमिलीज में हैं जहाँ उन्होंने अपनी मदर्स को वर्क करते हुए देखा है। तो ये वाली गर्ल्स भी अपने राइट्स को मांगने के लिए इक्विप्ड होती हैं, और ये वाले बॉयज़ भी अंडरस्टैंड करते हैं कि एक वर्किंग वुमेन की क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वहाँ पे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर थोड़ा कम है। बिल्कुल सही बात। और दोनों पार्टनर्स नेगोशिएट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि दोनों इवॉल्व होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। तो वहाँ पे शादियों में वो चीज़ें होती हैं जो दोनों कपल्स के लिए सूटेबल होती हैं। अब ये बात होगी वुमेन्स की, अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस का क्या पर्सपेक्टिव है आपके हिसाब से? मैं आपको वही बताती हूँ। एक थर्ड सिनेरियो रह गया जिसको हमने डिस्कस नहीं किया। इसको अंडरस्टैंड करने के बाद हम मेन का पर्सपेक्टिव भी समझेंगे। थर्ड सिनेरियो उन लड़कियों का है जिनकी मदर्स स्टे एट होम वाइफ्स थी, या वो बॉयज़ जिनकी मदर्स ने कभी काम नहीं किया। तो ऐसी मदर्स जो होती हैं वो घर का सारा काम संभालती हैं, गर्मा गर्म रोटी खिलाती हैं, राजा बाबू के कपड़े भी धोकर देती हैं। तो इनमें जब फर्स्ट जनरेशन वर्किंग वुमन आती है, क्लैशेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ना तो वो लड़का तैयार होता है किसी भी तरह से एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं है कि आपको वुमेन के साथ एडजस्ट भी करना पड़ सकता है, हाउस होल्ड वर्क में भी एडजस्ट करना पड़ सकता है। और इस लड़की के लिए इसका माइंडसेट वही है कि घर का काम तो सारा औरत को करना है, चाहे मैं बन जाऊँ कलेक्टर। तो यहाँ पे क्लैशेस जो हैं इस तरह में बहुत ज़्यादा होने की संभावना। तो ये जो चीज़ें हैं ये ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा देखी जाती है या
हमारे जो शहरी इलाके? मुझे लगता है कि ग्रामीण में इजी है क्योंकि उनके सेट रूल्स और सेट पैटर्न्स हैं। ये स्मॉलर सिटीज, जी, इवन इन मेट्रोपॉलिटन्स, जहाँ पे वर्किंग मदर्स नहीं रही हैं, ओके, जहाँ पे कोई प्रोटोटाइप नहीं है फैमिली के अंदर, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखी जाती है। ओके। तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, लाइक कि जैसे कि आपने कहा कि ग्रामीण इलाकों में ये चीज़ें कम हैं, और जहाँ पर तो फिर आई थिंक एजुकेशन का गैप है या वो चीज़ है? कम का इस तरह नहीं है कि अब्यूज़ नहीं हो रहा, वहाँ पे वुमेन का अब्यूज़ ज़्यादा है वो बता नहीं पा रही। वो बता नहीं पा रही। वहाँ पे पहले ही संकोचवश, एक लज्जावश रहता है कि आपने घर की बात बाहर नहीं कहनी है, जी, या अब तुम्हारी शादी हो गई है, जो भी तुम्हारी समस्या है वहाँ निपटनी है जी। आपने। तो अब्यूज़ कभी भी किसी भी लेवल पे रिलेशनशिप में हो सकता इस है। चीज़ में आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट, मैरिज और वुमेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं आपको लगता कि औरतों को बेचारा देखा जाता है? बेचारा जहाँ पे फाइनेंशियल डिपेंडेंस होगी, वहाँ पे डेफिनेटली बेचारगी है, क्योंकि हर समय अगर आपको अपनी छोटी छोटी नीड्स के लिए हाथ पसारना लेकिन पड़ेगा। मेरे हिसाब से आदमी ज़्यादा बेचारा होता है। कुछ चीज़ों में मैं इंडियन आदमी को बेचारा ही कहूँगी, जी, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी भी जो रहना है लड़कों का, वो पेरेंट्स के साथ रहता है। तो जो बैलेंस बिठाने का काम है अपनी पार्टनर के और अपने पेरेंट्स के बीच में, वो बहुत ही सिरदर्दी भरा काम है। वो दो पार्टनर के बीच में बेचारा आदमी पिस जाता है। मतलब मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव जो मैंने अभी, और मैंने भी कुछ चीज़ें देखी हैं, उस हिसाब से मैं, जैसे कि लड़कियां जो होती हैं वो कहती हैं कि हमारा क्या है, हमें तो शादी करके चले जाना है, राइट? अब लड़के के ऊपर जो बोझ रहता है, जो उसके ऊपर प्रेशर रहता है, उसको वो लोग नहीं समझ पाते हैं, ना पेरेंट्स समझ पाते हैं, ना उसका पार्टनर समझ पाता है, क्योंकि वो उनको बताएगा तो उन्हें डर होता है कि वो खो के ना वो चले ना जाए हमारे पास से। तो वो इंसान, वो आदमी चुप रहता है। तो इसमें मेरे को लगता है कि बेचारा लड़का, बेचारी लड़की नहीं, लड़का ज्यादा रहता देखिए, है। फिर वही बात है, जहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन जी। नहीं है, जहाँ पे एक दूसरे से आप अपनी नीड्स नहीं मेंशन करते, हाँ जी। वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन रहेगी, रिजेंटमेंट रहेगी, और इंसान अंदर ही अंदर अपनी बात दबा के रखेगा। तो बेचारगी तो तभी होती है ना, जब कोई आउटलेट नहीं हो, बिल्कुल। या कोई चॉइस नहीं हो आपके पास। जी। कई बार वाकई ऐसा है कि लड़कों के पास भी चॉइस नहीं होती, जी। बट अगर ऑन द टेबल अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ बैठकर खुल के हमें कम्युनिकेट कर सकें, जी। तो मुझे लगता है कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो नेगोशिएशन से सुलझाई नहीं जा सकती। सो डॉक्टर आरती, जैसे कि आपने मुझे बताया कि लड़का भी बेचारा होता है, लड़की भी बेचारी होती है, हालातों का गेम है, हालात जैसी मर्जी हो किसी की, उसके हिसाब से होता है। तो इसी के बाद में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जब बोला जाता है कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, किस हद तक ये सही है आपके हिसाब से, मुझे ये बताइए। देखिए, शादी दो इंडिविजुअल्स के बीच में होती जी। है, और रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में हो तो बेहतर जी, रहता है। बिल्कुल सही बात। आजकल मॉडर्न डे लिविंग इस तरह की है कि सिंगल इनकम में पूरी परिवार के गोल्स मीट करना बहुत मुश्किल होता हाँ है, और स्पेशली नई गृहस्थी में, जहाँ बच्चों के पास शौक भी होते हैं जी। और चीज़ें भी, मतलब उनकी डिज़ायर्स होती हैं, हाँ जी। और नई गृहस्थी में काम भी बहुत, आपको बहुत सारी नई चीज़ें चाहिए भी होती जी। हैं। तो इट इज़ बेटर फॉर अ पार्टनरशिप ऑल्सो कि गर्ल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू फॉर अ गर्ल टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, Okay. क्योंकि वो शी कैन ऐड टू दी फैमिली इनकम, और इससे मेल के ऊपर भी सारी चीज़ें करने का प्रेशर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दूसरा, डेफिनेट सी बात है कि एक आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ज़रूरी नहीं है कि वो दो लोगों के बीच में वो पार्टनरशिप अच्छे से चल पाए। तो अगर लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, तो उसके लिए अपना दोबारा से अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट कर पाना, नॉट नेसेसरली मैरिज में, अपने लिए भी स्टार्ट कर हम पाना। खेल में कल हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। नहीं। तो वही ना, मतलब कि आप इंडिपेंडेंट होना बहुत आपको जरूरी है। इंडिपेंडेंट होना वाकई बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अब मैरिजेस आर नॉट ओनली फॉर सर्वाइवल, मैरिज इज़ फॉर थ्राइविंग इन अ रिलेशनशिप, मैरिज इज़ फॉर ग्रोथ इन अ रिलेशनशिप। तो ग्रोथ सिर्फ एक पार्टी का हो वो नहीं होता, female also needs to have equal opportunity to grow, whether it is professionally or financially. तो financial independence becomes very very important for a partnership. बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती हैं अगर पैसे की किल्लत घर में ना हो। आप देखेंगे कि नॉर्मल मैरिज में जो लड़ाई के मुद्दे हैं वो क्या है, फाइनेंस, सेक्स, बच्चे और इन लॉज। ये 4 मेजर मुद्दे हैं जिन पे लड़ाई होती है। तो अगर गर्ल भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए तो फिर कम से कम एक मुद्दा कम हो जाता है। डॉक्टर आरती, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा
मैंने काफ़ी सारे सवाल आपसे पूछे हैं, तो फिर भी मैं क्वेश्चन तो आप बस आंसर देने के लिए ही हैं आज हमारे पास। तो रिलीजन का एक, जैसे रिलीजन हम लोग बोलते हैं, जात पात ये सब चीज़ें, तो रिलीजन का क्या रोल है अभी आजकल की नई मैरिजेस के अंदर, और क्या उन बाउंड्रीज को फांद के लोग जा रहे हैं या अभी भी उन बाउंड्रीज के अंदर स्टक है? देखिए, रिलीजन अगर हम देखें जो हम स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं, हाँ जी, तो उसमें मैरिज को जो सेक्रोसैंक्ट दर्जा दिया गया है कि ये एक बहुत ही शुभ कार्य है, तो वो हमारे रिलीजन ने वो शुभता इस मैरिज को प्रोवाइड की है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसको एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। सीक्रेटनेस आने से क्या हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट में पुरुष भी बन गया है, स्त्री भी बन गई है, दोनों के बंधने से बच्चों के लिए एक बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट जनरेट हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे मैरिज में आते हैं उनके लिए दोनों पेरेंट का होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, वुमेन के लिए कुछ अच्छी चीज़ भी हुई है। अच्छी चीज़ ये हुई है कि मैरिज में पहले जहाँ आदमी 3-3, 4-4 शादियाँ करते थे, रिलीजन के एंट्री से सिंगल पार्टनर दोनों के लिए हुआ, तो वो जो सेक्सुअलिटी इधर उधर अपनी एक्सप्रेस कर रहे थे, तो रिलीजन की वजह से रिलेशनशिप मोनोगमस ज़्यादा हो गए, और वुमेन के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी रिलेशनशिप में बढ़ गई। दूसरा, पहले क्या होता था कि जैसे वुमेन अगर बच्चा नहीं पैदा कर सकती तो उसको उसके घर में वापस, क्योंकि मैंने आपको बताया फर्टिलिटी के लिए ही वुमेन को यूज़ किया जा रहा था। रिलीजन के आने के बाद वुमेन के प्रति एक काइंडनेस और कंपैशन का बिहेवियर हुआ। ये तो कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, बट जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो ये है कि पति परमेश्वर है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट आइडलाइज कर दिया रिलीजन के माध्यम से, दैट इज वेरी डेट्रीमेंटल टू अ वुमन। प्रेम परमेश्वर है, पति नहीं। एग्जैक्टली। पति अगर पशु जैसा बिहेवियर कर रहा है तो वो परमेश्वर नहीं है, ये बात भी अपनी बेटियों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो हर पति परमेश्वर नहीं है, वो व्यवहार के हिसाब से परमेश्वर है। तो हम देखेंगे हमारा रिलीजन, और जितने मतलब प्रैक्टिशनर्स ऑफ रिलीजन मेनली वुमेन है, व्रत त्यौहार जितने रखे जा रहे हैं अधिकतर फीमेल्स उनको रखती हैं। तो जितने भी त्योहार और व्रत हैं और हर एक में जो कथा सुनाई जाती है, सब की जाती है, तो उसका उसका जो मेन प्रोटोगनिस्ट है वो पति है, या फिर पति को बचाना जरूरी है। एग्जैक्टली। तो ये जो सारा कुछ मैरिज और स्पेशली मेल सेंट्रिक वुमेन के लिए कर दिया है, दैट इज़ वेरी वेरी डेट्रीमेंटल टू अ वुमन। तो इस तरह से रिलीजन वुमेन के लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। और फिर क्योंकि हम ये बार बार एक अच्छी औरत ये नहीं करती, वो दुखी रहती है। आप इंडियन सीरियल्स भी देखेंगे तो जो हीरोइन दिखाएंगे वो बहुत दुखी और परेशान है, और जितनी वो परेशानी ज़्यादा झेलती है उतना उसको गुड वुमेन माना जाता है। तो ये वाला जो माइंडसेट रोती पिटती औरतों का, विक्टिमाइज्ड औरतों का, एंड उन्हीं को हम इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ गुड कंसेप्ट। तो वही मैंने आपसे कहा था कि लड़कियों को बेचारा दिखाया जा रहा है क्योंकि उनको वो माइंडसेट ही दिया गया है कि अच्छे लोग तो हमेशा परेशान रहते हैं। उनको ये नहीं सिखाया जा रहा कि आप अपनी बाउंड्रीज तय करें, आप सामने वाले को बताएं कि क्या व्यवहार राइट है मेरे लिए और क्या नहीं है। तो क्योंकि गर्ल्स को ये सब नहीं बताया जाता, तो कहीं ना कहीं हमारा रिलीजन, हमारी सोसाइटी गर्ल्स को इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली डिपेंडेंट रख रहा है और उसका विक्टिमाइजेशन कर रहा है। ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को शादी के बाद पढ़ना, शादी के बाद नौकरी करना, शादी के बाद क्यों, शादी के बाद क्यों भाई, क्यों शादी के बाद क्या सुपर पावर ऑफ गर्ल्स बन जाओगे? क्या होगा शादी के बाद? शादी के बाद वो इंसान और बाउंडेड हो जाएगा। और आई थिंक लड़कियां, उनको बचपन से ही सिखाया जाता है कि आप नाजुक हो, आप कोमल हो, आप चंचल हो, आप ये हो, आप वो हो, और लड़के को तो पावरफुल है, तू मार देगा, तू ये कर देगा, तू वो कर देगा। तो दिस इज द डिफरेंस, और माइंडसेट बन जाता है। वेंकटेश, यही थोड़ा सा है, पर औरत को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि कोमलता का स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है। ये आदमियों की कोई मर्यादा नहीं है, औरतों की मर्यादा है। क्यों ऐसा, क्यों? अब इसमें ऐसा क्यों, तो मैं भी पूछना चाहती हूँ, पर ये सारा जो माइंडसेट है पर्कुलेट कहाँ से हो रहा है? हमारे रिलीजन से ही पर्कुलेट है। दोनों इंसान ही है। हमारी इंस्टीट्यूशंस जो हमने, ये मैन मेड इंस्टीट्यूशंस हैं। तो डॉक्टर आरती, जैसे कि हमने अभी इस पॉडकास्ट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स छेड़े, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट, आज हम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम मैरिजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन सब से एक टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा कोरिलेट करता है, वो है डाउरी। तो डाउरी आपके पर्सपेक्टिव में क्या, और आज के टाइम में, आज के समाज में, आज के 21st सेंचुरी में कहाँ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है या बहुत ही घटिया रोल प्ले करता है?
देखिए, जब डाउरी का अगर हम स्टार्ट देखें जी। तो क्या होता था कि गर्ल अपना पेरेंटल हाउस छोड़कर अपने जी। हस्बैंड के घर जाती थी, बिल्कुल। तो एक तरह से वो अपना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट छोड़कर जाती थी। जी। तो शादी के समय हम इसको तब स्त्री धन कहते थे कि एक लेडी को कुछ अमाउंट या कुछ गहने, चाहे वो गोल्ड के रूप में हुआ, हाँ जी। चाहे कैश हुआ, वो लेडी उसके हिस्से में रहती थी जी। ताकि डिफिकल्ट टाइम्स में शी कैन फॉल बैक ऑन दैट मनी। ओके। बट जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता गया, प्रथा का कारण क्या है वो सारे भूल गए, और प्रथा इवॉल्व इस तरह हो गई कि डाउरी में शो ऑफ, सामने वालों को पैसा देना और दिखाना, और ऐसा लगने लगा कि औरत को सारी जिंदगी पालने के लिए वो सामने वाले पैसा ले रहे हैं। फैंसी पंजाबी एग्जैक्टली। अगर हम आज के पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारे प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंस के राइट्स भी, लॉज भी बदलने लगे हैं जी। एंड वुमेन हैव इक्वल राइट्स इन देयर पेरेंटल प्रॉपर्टी, इन देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जी। तो डाउरी अगर मैं देखूं, आज के दिन अगर मैं डाउरी कहूँ, एजुकेशन जो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं वो सबसे बड़ी डाउरी है। सबसे बड़ी डाउरी अगर आपके पास एक बच्चा है जो कल के दिन सूटेबली एम्प्लॉय होने की अपॉर्चुनिटी रखता है, तो ऐसी लड़की अगर घर में जा रही है तो वो एक अर्निंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी है एंड शी बिकम्स अ डाउरी इन हरसेल्फ। सच में अगर हम यहाँ से, मैं एक और बात साथ में छेड़ूंगी, वेडिंग्स की। मैं आपसे ये पूछने वाला था इस क्वेश्चन में कि जैसे इंडियंस फैंसी इंडियन वेडिंग्स का भी बहुत ज्यादा है, मतलब इंडियंस, नॉर्थ इंडियन स्पेशली इतना ज्यादा खर्चा करते हैं अपनी वेडिंग्स के ऊपर, फिर टूट भी जाती हैं। तो ये क्या है, मतलब आपके पर्सपेक्टिव में कैसा है? देखिए, इसमें मैं दो चीज़ों को छेड़ूंगी। पहली बात तो हमें वेडिंग और मैरिज के बीच का फ़र्क पता होना बड़ा ज़रूरी है। मैरिज इज़ अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, वेडिंग इज द सेलिब्रेशन ऑफ दैट कमिटमेंट, राइट? तो हम जनरली क्या करते हैं कि वेडिंग पे हमारा इतना फोकस होता है कि एक्चुअल मैरिज में जो चीज़ें चाहिए होती है हमारा ध्यान वहाँ से हट ही जाता है। इट मस्ट लाइक वी आर अटेंडिंग वेडिंग, वी आर नॉट अटेंडिंग मैरिज। हाँ। सो मैरिज इज अ वेरी सोलम अफेयर बिटवीन टू पीपल, जबकि वेडिंग आप उसमें सोशली बता रहे हैं कि भाई ये कपल एक न्यू यूनिट हमारे समाज में ऐड हो गई है, और एक ही पॉइंट पे दोनों की फैमिलीज, जो रिश्तेदार मैटर करते हैं, जो दोस्त दोनों तरफ से मैटर करते हैं, आप उनके बीच में एक सेलिब्रेशन कर लेते हैं जिसको हम वेडिंग कहते हैं। बट आपने जैसे कि कहा, वेडिंग हैज़ बिकम अ फुल स्केल इंडस्ट्री एंड इट हैज़ बिकम अ मेजर क्या कहें, लाइफस्टाइल का लैंडमार्क बिजनेस। बिल्कुल। तो हम बहुत सारा खर्चा वेडिंग पे कर देते हैं। जी। पहले क्या होता था कि जब लोग रिश्ते की बात करने जाते थे तो बड़ा सीधा सवाल पूछते थे लड़की वालों से, कितना लगाएंगे आप शादी में? बिल्कुल, राइट। जिसमें उसका वेडिंग का जो सेरेमनी का खर्चा, जो उसको साथ में ट्रोस्यू या उसके कपड़े गहने दिए जाने थे, बजट कितना है, आपका बजट कितना है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि आजकल बच्चे एजुकेटेड हैं और जहाँ प्रॉपर्टी में दोनों तरफ राइट्स हैं, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन कि कितना लगाओगे वो दोनों तरफ से होना चाहिए। हमारा कोशिश वेडिंग की सेरेमनी को एलैबोरेट बनाने की जगह अपने बच्चों को एक बहुत अच्छा स्टार्ट देने में होनी चाहिए। तो जो दो चीज़ें आजकल जुड़ी हुई है वेडिंग के साथ, एक तो लाविश वेडिंग सेरेमनी और जो ये डाउरी के साथ शो ऑफ का, वो आई थिंक इस पे कुछ ना कुछ स्टिपुलेशंस आई है। हम खुद ही एक सिविल कोड, घर वालों की अपेक्षा ही नहीं होती कि हमें अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करनी है? धूमधाम से किसके लिए? हाँ, लोगों के लिए ना, खाना खिला सकें रिश्तेदारों को। क्योंकि देखिए, आप कितना ही खाना बना ले, अगले दिन छोले बासी थे, पनीर कच्चा था, ये सब तो चलेगा ही चलेगा। तो इतने सारे स्टॉल्स आप लगाते हैं, सच वेस्टेज ऑफ फूड। हमारे घर कोई आता है तो कोई, हम क्या करते हैं, एक डिश फालतू बना लेते हैं, कुछ मीठा रख लेते हैं। तो ये जो इतने सारे स्टॉल्स लगाना, और सब जाकर भी सब कुछ खा तो नहीं पाता। एक पिता की अपनी बेटी की शादी से क्या अपेक्षा होनी चाहिए? पिता की अपनी बेटी की शादी से सबसे बड़ी अपेक्षा ये होनी चाहिए कि मेरी बेटी जहाँ जाए वहाँ पर खुश रहे, और उसको वहाँ पर खुलकर अपनी बात को अभिव्यक्त करने का मौका मिले। और अपेक्षा अपने घर से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं अपनी बेटी को अपने ही घर में अभिव्यक्ति का राइट देती हूँ, तभी सामने वाले के वहाँ जाकर मेरी बेटी कुछ कह पाएगी और अपने हिसाब से अपने जीवन को जी पाएगी। तो इस अपेक्षा के बीच में जात पात ट्रेडिशन ये सब आना चाहिए? वेंकटेश, आना तो नहीं चाहिए जी, पर आता है हर बार। जैसे हम लोग मैरिजेस के बारे में बात हाँ जी, बिल्कुल आता है हर बार, क्योंकि अभी भी जहाँ पर हमारे माँ बाप रिश्ता देखते हैं, जहाँ पे हमारे माँ बाप मैच ढूंढते हैं, तो उनका हमेशा मैच ढूंढने का ढंग इसी तरह से स्टार्ट होता है कि सेम, मतलब उनका पहला क्राइटेरिया ऐसा रहता है, सेम कास्ट हो,
सेम रिलीजन हो, सेम कम्युनिटी हो, सेम तरह का काम करते हो, भाई बिजनेस वाले ढूंढेंगे, सर्विस वाले ढूंढेंगे, तो बहुत सारी ये चीज़ें तो रहते हैं। बट मुझे लगता है कि दोनों ही चुनाव के ढंग हैं। तो ये तो सिर्फ केवल ही भारत में रहती है, फॉरेनर्स में नहीं रहती? फॉरेनर्स में भी रहते हैं। कैसे? वो क्या देखते हैं? वो क्या देखते हैं, देखिए उनके वहाँ पे जनरली डेटिंग का ज़्यादा रिवाज रहता है, बट वाइट्स जनरली मैरी वाइट्स। अब तो खैर वहाँ पे भी क्रॉस कल्चरल मैचेस आ गए हैं, डिफरेंट रेसेस के लोग शादी कर रहे हैं, बट डेफिनेटली उनकी सोसाइटी ज़्यादा ओपन है हमसे। ओके, जैसे कि अभी हम लोग मैरिजेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक मैरिजेस के बाद एक नेक्स्ट स्टेप होता है बेबी, राइट? तो क्या अभी जो एडॉप्शन रेट है बच्चों का, जो बच्चे अबैंडन्ड है या इनके माता पिता नहीं है, तो क्या वो रेट बढ़ा है या नहीं? अबैंडन्ड बच्चों का जी डेफिनेटली पॉपुलेशन के साथ साथ वो भी बढ़ रहा है जी, बट कितने बच्चे फैमिलीज में अडॉप्ट हो पाते हैं उसमें भी रेट बढ़ा है। यही चीज, वी आर मोर ओपन टू अडॉप्शन ऑल्सो नाउअडेज, जबकि पहले ये होता था कि नहीं, अगर हमारा नहीं हो रहा तो हमें नहीं चाहिए है। एक ईगो फैक्टर रहता था कि मेरा ही शुक्राणु हो, मेरा ही बच्चा हो, मेरी ही वाइफ के पेट से निकला हो। बिल्कुल। थोड़ा सा ओपननेस सोसाइटी में अडॉप्शन को लेकर आई है जी। और बहुत सारा अडॉप्शन, अगर आपको पता ना हो तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बहुत सारे बच्चे अडॉप्ट होकर बाहर भी जाते हैं जी। तो इंडिया में भी प्लस बाहर के लोगों में भी अडॉप्शन का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। ओके, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात करी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर और मैरिजेस के ऊपर, तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपके नज़रिए से क्या वुमेन लिटरली 21st सेंचुरी में एम्पावर हो पा रही हैं? क्योंकि हम लोग बातें तो बहुत करते हैं, यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं या हम लोग बाहर जाके 4 समाज के लोगों को भी बताते हैं, तो क्या उस चीज़ से, उस स्थिति से उभर पा रही हैं या अभी भी सिर्फ वो बातें सुनकर, और वो एक कान से सुनना जिसे दूसरे कान से निकाल देना कहते हैं कि क्या करेंगे, हम तो ये चीज़ कर ही नहीं सकते, हमारे माता पिता तो उसकी अनुमति नहीं देंगे, तो क्या वो सच्ची में एम्पावर भी हो रही है या सिर्फ ये बातों का ही ज्ञान है? कोई भी परिवर्तन आने में समय लगता है वेंकटेश, और जो हमारी वुमेन के साथ है वो आज का नहीं है, ये सदियों की प्रोग्रामिंग है जी। तो पुराने प्रोग्राम को तोड़ने के लिए अगर हम सोचें कि एक पॉडकास्ट सुन के वो रातों रात बदल जाएंगी, वो नहीं होने वाला जी। तो माइंडसेट को चेंज होने में भी पीढ़ियाँ लग जाती हैं। आप ये सोचिए 200 इयर्स हमें लगे थे फ्रीडम पाने में जी। तो कुछ तो रहा होगा ना। टोटल कॉन्शियसनेस जब तक नहीं बदलेगी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नहीं बदलेगी, तब तक कोई भी मेजर चेंज आने में या जो हमें दिखाई दे वो चेंज आने में समय लगेगा। तो एजुकेशन होने के साथ ना सिर्फ वुमेन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिली है, बल्कि वो नए आइडियाज़, नए माइंडसेट्स को भी एक्सपोज हुई है जी। तो डेफिनेटली चेंज तो आ रहा है। दिक्कत ये है कि जो उसकी रफ्तार है वो थोड़ी सी स्लो है, बट इसको हम कहते हैं जोत से जोत चलाना। एक घर में अगर एक वुमेन एम्पावर्ड हो जाती है तो नेचुरल सी बात है कि पूरे घर के लोगों को एम्पावरमेंट मिलती है, क्योंकि पहला गुरु माँ है और हर बच्चे ने अपनी मदर से सीखना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वुमेन अपने माइंडसेट के ऊपर वर्क करे और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़रूर एक्वायर करे, ताकि उनको आगे चॉइसेस लेने में ईजी हो, क्योंकि फाइनेंस होने से चॉइस लेना ईजी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसी के साथ मैं आपसे आज का आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा और इस पॉडकास्ट को कहीं ना कहीं एक समाप्ति भी देनी बहुत जरूरी है। तो आपके हिसाब से आज के ज़माने में वुमेन को एम्पावर करना मैरिजेस के रिलेटेड में या मैरिजेस को रिलेट करके, तो कैसे किया जा सकता है? देखिए, मैरिज को अगर हमने वुमेन को मैरिज में एम्पावर करना है तो पहले तो हमें अपनी बेटियों को उस माइंडसेट के साथ पालना पड़ेगा कि वो मैरिज में इक्वल है, क्योंकि आप इक्वालिटी तब तक डिमांड नहीं कर सकते जब तक आपका खुद का माइंडसेट इक्वल ना हो। पहली बात ये है। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें हमारे बेटों को भी एजुकेट करना पड़ेगा, ना सिर्फ घर के कामों के बारे में, बल्कि एक फीमेल के साथ रहना कैसे है, उसको किस तरह से रिस्पेक्ट देनी है और किस तरह से एक पावर इक्वेशन मेंटेन करना है जिसमें वो भी एम्पावर्ड फील हो सके। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर हम ये चाहते हैं कि वुमेन भी मैरिज में थ्राइव करें और एम्पावर्ड फील करें जी। थर्ड इम्पॉर्टेंस है कि मैं अभी भी बहुत सारे पुरुषों को सुनती हूँ कि हमने तो अपनी वाइफ को काम करने का राइट दे रखा है,
फ्रीडम दे रखी है। तो ये वाला जो माइंडसेट है, ये फ्रीडम वाला माइंडसेट नहीं है जी। वो तो फ्री है ही, वो चॉइस तो उसके पास पहले दिन से है। तो आपको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपकी वाइफ एक इंडिविजुअल है और वो अपनी चॉइसेस रखती है, और दोनों पार्टनर्स उन चॉइसेस के बीच में रिलेशनशिप को कैसे नेगोशिएट करते हैं, वो दो पार्टनर्स के बीच का मामला है। उसमें सोसाइटी और घर के लोगों का ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट ना रखें जिससे उनकी मैरिज को सफ़र करना पड़े। शायद मैरिज ज़्यादातर सफ़र एक दूसरे इंसान की वजह से नहीं होती, सोसाइटी की वजह से ज़्यादा होती है। सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, ये बहुत ज़्यादा मैरिज के ऊपर प्रेशर डालती हैं। तो पहले क्या होता था कि कुछ कल्चर्स में जब कपल साथ में होते थे तो उनको घर से थोड़ा दूर भेज दिया जाता था कुछ टाइम के लिए, ताकि वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकें। पर इंडिया में अभी भी ऐसा है कि औरत की शादी एक आदमी के साथ नहीं होती है, पूरे परिवार के साथ। और घर में अगर उन्होंने टॉमी रखा हुआ है तो टॉमी कुत्ते के साथ भी औरत की शादी होती है। तो ये वाली जो मेंटालिटी है कि एक छोटी सी 20, 22, 21 साल की लड़की को आप अपने घर में लाते हैं और उससे एक बुजुर्ग महिला जितनी मैच्योरिटी की एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, टॉलरेंस की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी मैरिज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है सोसाइटी। राइट। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर आरती आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे को इतनी सारी बातें बताने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट और मैरिजेस था, तो उसके ऊपर डॉक्टर आरती ने हमें काफ़ी सारी बातें बताई। तो मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। और इसके साथ एक छोटी सी बात और कहूँगी, जो डिस्कशन मैंने और वेंकटेश ने किया, इसका आइडिया ये नहीं है कि जो हम बता रहे हैं वो चीज़ें राइट हैं। आप लोग अपनी मैरिज में क्या राइट है और क्या रॉन्ग है वो खुद डिसाइड करेंगे। इस पूरी पॉडकास्ट का जो केवल हमारा जो संदेश है वो ये है कि मैरिज को एक फिक्स्ड इंस्टीट्यूशन ना समझें। आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगाएं, अपनी मैरिज के रूल्स, अपनी मैरिज की जितनी भी पार्टनरशिप की बातें हैं, खुद अपने हिसाब से नेगोशिएट करें और एक्सटर्नल प्रेशर्स को अपनी मैरिज के ऊपर ना आने दें। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर आरती। जैसे कि डॉक्टर आरती ने कहा कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो वैसे ही आपकी मैरिज भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती। किसी की कैसी चल रही है, किसी की कैसी चल रही है। बस हमारा एक एजुकेशनल सिस्टम था जो हमने बताया, अपना नजरिया रखा, बाकी आपका नजरिया कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और हमारे साथ जुड़े रहिए अकादमिक और पॉडकास्ट चैनल की वीडियोस देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।